so you all will be fine and good. Be safe. Today we are meeting at the very first time. You are new for me. Myself also is new for you. Let's give introduction of myself. Myself, Mrs. Sanjogta Sawant. I will take care of you the whole year and onwards also. Some of the chapters I will take from mathematics. Those are very important chapters for 11th standard, and for 12th standard I will take the maximum part of your portion of maths, some part of physics and some part of chemistry also. Now be careful. आज हम पहली बार मिल रहे हैं. आज डायरेक्टली हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे. आज कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. बहुत सारे बच्चों का एडमिशन प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा, किसी का एडमिशन अभी भी चल रहा होगा. लेट्स टेक द एडमिशंस फॉर कॉलेजेस एज वेल एज फॉर द क्लासेस. आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू ऑल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली क्या होता है, अभी हम बहुत सारे अलग अलग मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं बिकॉज साइंस स्ट्रीम इज टोटली इन इंग्लिश मीडियम. कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि उन्होंने सेमी इंग्लिश से आपका एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट किया होगा. कुछ बच्चे रहेंगे उनका इंग्लिश मीडियम होगा, और सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर कि उनका एजुकेशन लोअर स्टैंडर्ड्स में 10th स्टैंडर्ड तक वो मराठी, हिंदी, गुजराती एंड वैरायटी ऑफ अदर वर्नाक्युलर मीडियम से हुआ होगा. तो ये बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी ये डायरेक्टली जब हम इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तब क्रिएट हो जाएंगे, और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए. अगर मौसम में प्रॉब्लम आता है तो हमें किसी को तो पूछना चाहिए, और पूछने के बाद उसका आंसर हमें मिलना चाहिए, हमारा समाधान होना चाहिए, वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व होना चाहिए, तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. कुछ भी डिफिकल्टी अगर क्रिएट हो जाए, वो डिफिकल्टी अगर आपकी सॉल्व हो जाएगी तो ही आप आगे जो सिलेबस का पार्ट है वो क्लियर कर सकेंगे. तो ये डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए और हमारा बेस क्लियर करने के लिए कोचिंग क्लासेस की जरूरत होती है. कॉलेज में जाके हम डायरेक्टली पूछ नहीं सकते बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर एट द सेम स्टडिंग इन द क्लास. मोर देन 150 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली विल बी देयर around you. It is not possible to you to ask your teachers, as well as it is not possible for your teachers to clear the queries of each and every students. They will try at their level best. वो बहुत ही ट्राई करेंगे आपके क्वेरीज क्लियर करने का, लेकिन लास्ट में हमारे पास टाइम लिमिट है कि हमारा 24 आवर हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. तो ये जो चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है. तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड साइंस का कोर्स, द एकेडमिक ईयर 2020-21. सी हियर इट इज रिटन. तो आज हम 20 में स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो मे बी मार्च में होगा, अप्रैल में होगा. ड्यू टू सच टाइप ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन देयर इज नो एनी फिक्स्ड डेट. वहां पे कुछ तो ऐसा फिक्स डेट हम बता नहीं सकते, लेकिन वो मार्च अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल में तक होगा ही. लेट्स सी हियर, इन ऑल यू हैड ऑप्टेड फॉर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स. पहले हम सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे. देयर आर 2 लैंग्वेजेस. फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू, and for second language some of the students had opted for Marathi, some of them had taken Hindi, and some of them will be IT students. It depends on your choices and your financial conditions, because for IT subject we have to pay some extra fees. तो जो भी कुछ है ये 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, और ये भी 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा. इसमें बाइफर्केशन 80+20 होगा. 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट एंड 20 मार्क्स का ओरल या असाइनमेंट्स व्हाटएवर कुछ देंगे, और वो हिसाब से हमारी 100 मार्क्स की एग्जाम हो जाएगी. ये 11th स्टैंडर्ड का पैटर्न ऐसे ही रहेगा, 12th का भी ऐसे ही होगा. ये मैं फाइनल एग्जाम्स की बात कर रही हूँ. 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट सेमेस्टर का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, वो हम इसके बाद चर्चा करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस. लेकिन ये जो शेड्यूल मैं बता रही हूँ वो आपका 11th स्टैंडर्ड का फाइनल एनुअल एग्जाम और आपका 2020
12th का एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम का पैटर्न में अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। Now this will be for 102 marks. Languages are compulsory, and as we are science students, there are 4 optional subjects: physics, chemistry, mathematics and biology. ये तो जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ट्रेडिशनली अभी तक चले आए हैं। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं। प्रोफेशनल कोर्स मीन्स आफ्टर 12th आपको कुछ तो एक आध पर्टिकुलर एरिया में आपका करियर करना है, तो उसके लिए हमारी शुरुआत लोअर लेवल से होनी चाहिए। लोअर लेवल का मतलब हम 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड से। अभी तो हमारा 9th और 10th का एक जो पार्ट था वो क्लियर हो गया है, अभी हम 11th में स्टार्ट करेंगे। हमें अगर आगे कुछ एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो हमें वो सब्जेक्ट्स की अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब्जेक्ट्स पे हमारी कमांड होनी चाहिए। मुझे अगर इंजीनियरिंग करना है तो मैं अगर बायो नहीं लेती तो भी चलता, तो मेरा ग्रुप क्या हो जाएगा, मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स आल्सो इज कंपलसरी। लेकिन ये बायो की अगर मैं स्टडी नहीं करूंगी, मुझे यही फील्ड में जाना है, तो मैं ये ऑप्शंस चूज करूंगी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक साइंस। और ये सब्जेक्ट चूज करने के बाद मुझे आगे हायर फील्ड्स में वो थोड़ा बहुत इजी जाएगा। इसके लिए सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर गिवन इन योर कोर्स या इन योर सिलेबस व्हाइल चूजिंग योर सब्जेक्ट्स आल्सो। किसी को लगेगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं मैथ्स का स्टडी करने में मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैथ्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो कंसेप्ट सिर्फ मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो न्यूमेरिकल्स का जो टाइप है वहां तक ही अगर मैं मैथ्स क्लियर करूं तो भी चलेगा, तो वहां तक हम मैथ्स क्लियर करेंगे। और जो एक्स्ट्रा स्टडीज है वो स्टडीज मैथमेटिक्स का जो टाइम बचेगा वो हम बायोलॉजी के लिए यूटिलाइज करेंगे और हमारे परसेंटेज, हमारे मार्क्स वो एरियाज में बढ़ाएंगे। सिर्फ मैं अगर बायो करूं तो मुझे वो सब्जेक्ट के लिए बहुत ही टाइम मिलेगा और हम केयरफुली वो सब्जेक्ट कर सकेंगे और हमारे मार्क्स हम बढ़ा सकेंगे। तो इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स इन मेनी कॉलेजेस ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी इज गिवन एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस रहेंगे, आपके चॉइसेस पे डिपेंड आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है और आगे मुझे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इंजीनियरिंग करना है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट्स तो मेरे कंपलसरी रहेंगे और बायोलॉजी की जगह पे हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस चूज करेंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है, दो सब्जेक्ट्स कि ये दो सब्जेक्ट के दो पेपर्स होते हैं, एक पेपर एज अ बायोलॉजी और आप चूज करेंगे और सेकेंड पेपर आपका ये सेकेंड लैंग्वेज कैंसिल होगा और वहां पे आपको एक पेपर देना होगा। तो डिपेंड्स, जैसा आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा वैसे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज पेपर्स रहेंगे। अभी इसके बाद हमें हमारे एरिया में परफेक्ट होना है, वो एरिया में हमें कमांड लाना है। अगर हमारी कमांड कौन से सब्जेक्ट पे नहीं रहेगी, हमारे प्रोफेशनल एरियाज में नहीं रहेगी, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जो कंपटीशन चल रहा है वो कंपटीशन में शायद हम पीछे रैंक पे आ जाएंगे। तो इसके लिए जो करना है वो पहले आपका गोल या एम डिसाइड करो और अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल स्टडीज क्या होते हैं। जब प्रोफेशनल स्टडीज की बात आती है, साइंस में हम एडमिशन लेते हैं, इसका मतलब किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को कुछ फार्मेसी में इंटरेस्ट होता है, किसी को एग्रीकल्चर में जाना होता है, या व्हाटएवर जो भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस है, इसमें भी सच टाइप ऑफ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही एडमिशंस मिलते हैं। तो बच्चों को ये भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है कि आफ्टर 12th हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जनरली तो आप यू ऑल आर फैमिलियर विद JEE एग्जाम, नीट एग्जाम एंड अवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स CET एग्जाम। तो लेट्स फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स। किसके लिए कौन सी एग्जाम होती है, कौन से एग्जाम नेशनल लेवल पे होते हैं और कौन से एग्जाम्स स्टेट लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल पे तो हमारी CET ही होती है, JEE और नीट ये दोनों भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं और ये नेशनल लेवल के एग्जाम्स अगर हमें क्रैक करना है तो हमें अभी से ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना जरूरी है।
और ये एग्जाम्स ऐसे जनरली नहीं होते। एग्जाम का पैटर्न तो बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आंसर भी आपके सामने होता है। बोथ क्वेश्चन एंड आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। अभी तो ये सब एग्जाम्स ऑनलाइन किए हैं, इसके लिए मैं स्क्रीन बोल रही हूँ। आपके सामने दोनों भी होते हैं। क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, ABCD करके 4 ऑप्शंस आंसर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ आपको वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। लेकिन दोनों भी अगर सामने होते हैं तो भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज समझो कि ये एग्जाम्स इतने बड़े लेवल पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, लेकिन जो बच्चों को रियल में एडमिशंस मिलते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में, कि जिनका फीस बहुत ही नॉमिनल होता है, वो बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर। तो ये सब चीजों को अभी से समझने की जरूरत है, और अगर हम ये चीजें आज समझ पाएंगे तो ही शायद कुछ कर सकेंगे। क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसकी प्रिपरेशन हमारी लोअर स्टैंडर्ड से ही होनी चाहिए। अभी समझो कि हमारा लोअर स्टैंडर्ड्स तो गया, लेकिन स्टिल वी आर हैविंग टाइम, अभी भी हमारे पास टाइम है। ये टाइम यूटिलाइज करके हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10वीं तक का और 10वीं के बाद का जो स्टडी पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो पूरा अलग होगा। तो इसके लिए हमें ये स्टडी पैटर्न का ये एग्जाम पैटर्न का स्टडी पहले करना होगा, और एग्जाम पैटर्न जब हमें समझ में आएगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि 11th की एग्जाम होती है, 12th की एग्जाम होती है। 11th और 12th के एग्जाम का मतलब हमारी बोर्ड की एग्जाम। वो एग्जाम होने के बाद बहुत सारे बच्चे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए लगते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन वो टाइम पे हमारे पास बहुत ही टाइम कम होता है। ओनली 45 डेज या 30-35 डेज विल बी देयर इन योर हैंड, और ये टाइम लिमिट में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस ही इतना होता है। पूरा 11th का स्टडी करना होता है, 12th का करना है, और बेस्ड ऑन दिस पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। एक बार अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एग्जाम्स कैसे हैं और इनका पैटर्न कैसा होता है। तो लेट्स सी ना, 3 टाइप के एग्जाम्स जनरली तो होते हैं। ये एग्जाम छोड़ के बहुत सारे फील्ड्स हैं कि वो फील्ड्स में हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। डायरेक्टली हम हमारे मार्क्स के बेसिस पे 12th स्टैंडर्ड का जो स्कोर है उसके हिसाब से हम वहां पे एडमिट हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाना है तो हमारे पास ये एग्जाम्स है, ये एग्जाम क्रैक करके ही हमें आगे जाना होता है। तो ये एग्जाम्स कौन से है? फर्स्ट एग्जाम JEE, वो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए कंडक्ट की जाती है। ये नेशनल लेवल की एग्जाम है। एट द सेम टाइम 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम। पूरे इंडिया से 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स, बच्चे ये एग्जाम के लिए बैठते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अगर दूसरी एग्जाम हम कंसिडर करेंगे तो ये हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की CET है। ये एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेटली 2.53 to 3.5 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग। तो महाराष्ट्र के अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 लाख बच्चे, कभी 2.5 लाख होते हैं, कभी 3 लाख 3.5 लाख बच्चे ये एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। और इसमें से जैसे उनके रैंकिंग आते हैं उस हिसाब से उनके एडमिशंस हो जाते हैं। तो ये जो 10 to 12 लाख बच्चे हैं उसमें से पहली एक्चुअली JEE के 2 एग्जाम्स होते हैं। वो पहली एग्जाम होती है JEE मेन और दूसरी एग्जाम होती है JEE एडवांस्ड। ये पहली एग्जाम, ये दूसरी एग्जाम। पहली एग्जाम जनरली 2.5 लाख बच्चे क्लियर करते हैं, तो उनका कट ऑफ जो जाता है वो 2.5 लाख स्टूडेंट, अपर 2.5 लाख स्टूडेंट जो है वहां तक ही वो कट ऑफ दिया जाता है। तो 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स, ये साल बच्चे कम बैठे थे, 9 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था ड्यू टू सच टाइप ऑफ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन और ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। यही साल इसका प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे बच्चों के पास रिसोर्सेस नहीं थे, किसी के पेरेंट्स ने नहीं भेजा था, इसके लिए थोड़ा कम नंबर हुआ था। लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिवली आप मान के चलो कि 10 लाख के अप्रोक्सीमेशन में ये बच्चे यहाँ पे अपीयर होते ही हैं। ये 10 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ये पहली एग्जाम क्लियर करते हैं, दैट इज JEE मेन एग्जाम।
ये मेन एग्जाम होने के बाद आफ्टर 1 मंथ सेकेंड एग्जाम होती है उनकी, ये JEE एडवांस्ड, ये मई लास्ट वीक में होती है। और ये एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे सिर्फ अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली वो जब मेरिट लिस्ट देते हैं तो वो 35 to 38,000 स्टूडेंट्स की देती है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, IITs, NITs, IIITs एंड ऑल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स। तो ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सिर्फ अपर 11,000 कैंडिडेट्स will take admission या will capable to take admission in such type of IIT institutes। हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की IIT इंस्टीट्यूट, हर एक स्टेट के लिए एक एक IIT इंस्टीट्यूट दिया है, और जहाँ पे IITs नहीं है वहां पे NITs दिए। तो हमारे नेशनल लेवल के 2 ही इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में हैं। द फर्स्ट वन इज IIT बॉम्बे इन पवई एंड द सेकेंड NIT नागपुर। तो बहुत ही एमिनेंट लेवल के ये इंस्टीट्यूट्स है, इनकी बहुत रिगरस एग्जाम होती है और उसकी प्रिपरेशन हमें बहुत लोअर स्टैंडर्ड से करनी होती है। ये एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चंस, मैथ्स 25 क्वेश्चंस। ये हर क्वेश्चन +4 मार्क के लिए होता है। मीन्स अगर आपका आंसर सही आया तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं इंटू 400 मार्क्स। ऐसे ये कुल मिला के 300 मार्क्स की एग्जाम हो जाती है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके 5 मार्क्स कम किए जाते हैं। तो माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इज ऑल्सो देयर। तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। अगर आप डैम श्योर है आंसर के लिए तो ही आपको वो आंसर वहां पे लिखना होता है, अदरवाइज यू लीव दैट क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन गलत आया तो ही हमारे मार्क्स निगेटिव हो जाते हैं। आपने छोड़ दिया तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, आपके सिर्फ 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो निगेटिव आया, सॉरी अगर वो गलत आया, तो आपका जो आपने कमाए हुए मार्क्स है उसमें से भी 1 मार्क जा सकता है। तो सच टाइप ऑफ दिस एग्जाम इज देयर, दैट इज JEE एडवांस्ड। इंजीनियरिंग के लिए जो सेकेंड एग्जाम है, ये CET बेसिस पे भी इंजीनियरिंग के एडमिशंस होते हैं एंड दिस इज अवर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो ये फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस। फिजिक्स के 1-1 मार्क के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 1-1 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है। ये 50-50 और ये 52 100, ऐसे कुल मिला के ये एग्जाम 200 मार्क्स की होती है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन प्रोसीजर के लिए PCM ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो ही कैपेबल या एलिजिबल हो सकते हैं। सेकेंड भी एक टाइप है यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ग्रुप, दैट इज B ग्रुप वी कैन से। और ये जो एग्जाम है वो फार्मेसी के लिए कंडक्ट की जाती है। और लास्ट ईयर से एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए भी CET कंपल्सरी की है। तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि अगर आपका फ्यूचर आपको फार्मेसी में करना है या अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है, क्योंकि अभी बहुत सारे कुछ फील्ड बच्चे चेंज कर रहे हैं। आगे कंपनीज में अगर जॉब क्लियर हमारी रहेगी तो ही ठीक है, नहीं तो कुछ सेकंड ऑप्शन हमारे पास चाहिए। इसके लिए बहुत सारे बच्चे हमारे फ्यूचर प्लानिंग्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से कर रहे हैं। तो यू शुड बी केयरफुल। तो ये जो एग्जाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो CET होती है, वो CET एक तो आपको फार्मेसी, नहीं तो एग्रीकल्चर एंड सम टाइप ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज, जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि कुछ मशीनरीज ऑपरेट करने के लिए वहां पे ये बच्चों की जरूरत होती है। कुछ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जो होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वहां पे भी अगर आपको फेलोशिप पे काम करना है तो भी सच टाइप ऑफ एग्जाम्स यू हैव टू क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग फील्ड का बैकग्राउंड। अगर हमें मेडिकल में जाना है, कुछ डॉक्टर वगैरह बनना है, तो एक ही एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे अभी 2-3 साल पहले से अनाउंस हुई है, दैट इज नीट एग्जाम। इसके पहले बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स हो जाते थे जो इंडिया के एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, एम्स जैसे, उनकी एक अलग एग्जाम होती थी। हमारे स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती थी, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स की अलग होती थी, और कुछ ऐसा मेसी एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता था कि कहाँ पे किसी को एडमिशन कैसे दिया जाए। तो एक ही नेशनल लेवल पे अभी एग्जाम हो रही है, दैट इज द नीट एग्जाम, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एंड ये भी
At the same time, all over India conduct की जाएगी. This exam is for 720 marks. Only 3 subjects you have to study: physics, chemistry and bio. इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है. आंसर सही आया तो आपको +4 मिलेंगे. अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो -1 हो जाएगा. दैट मीन्स आपने कमाया हुआ मार्क्स 1 माइनस हो जाएगा. लेकिन ये एग्जाम थोड़ी अलग है. यहाँ पे 45, 90 क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर. 180 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 180 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री पार्ट एंड 360 मार्क्स फॉर योर बायो पार्ट. ऐसे कुल मिला के ये 720 मार्क्स की एग्जाम हो जाती है. तो बहुत सारे एमिनेंट इंस्टीट्यूट आपने केईएम हॉस्पिटल वगैरह ऐसे सुना होगा, जे हॉस्पिटल जो है, ऐसे हायर लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स है, दिल्ली में एम्स करके है, मौलाना आजाद, वॉटेवर, जो हायर लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे जाने वाले बच्चे ये एग्जाम क्रैक करके ही जाते हैं. और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स जो है वहां पे जाने वाले बच्चे जेईई एग्जाम्स क्लियर करके जाते हैं. हमारे एक जनरल एग्जांपल देती हूँ. एज वी आर रिसाइडिंग इन विरार एरिया, तो विरार में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मीन्स वसई विरार एरिया में. एक है विवा कॉलेज, विवा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एंड सेकेंड यू आर फैमिलियर विद वर्तक कॉलेज, वर्तक इंजीनियरिंग कॉलेज. तो ये जो कॉलेजेस है इनके लिए सच टाइप ऑफ एग्जाम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. सीईटी क्लियर करके हमें वहां पे एडमिशंस मिलते हैं. तो ये हो गया जनरल हमारे एग्जाम्स के बारे में. अब ये एग्जाम का स्टडी पैटर्न कैसे होता है कि जनरल बेसिक हमारा 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ पे कुछ भी लेंथी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं. एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा थिंकिंग बढ़ाना होगा. अब आप समझो यहाँ पे फिजिक्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, तो 1 मार्क के लिए क्या होगा? इट्स सिंपल. आपने स्कॉलरशिप वगैरह जैसे एग्जाम्स दिए होंगे वही टाइप पे एग्जाम्स होते हैं. सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर पैटर्न विल बी देयर. और आपको चॉइसेस सिर्फ चूज करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है. पेपर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है. अभी भी टाइम नहीं गया हमारे पास, और 1.5 years स्टिल इज देयर इन अवर हैंड. हम मेहनत करेंगे तो ये एग्जाम्स क्लियर करेंगे, और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो फ्यूचर होगा वो फ्यूचर बहुत ही हायर लेवल का होगा. आपका करियर हायर लेवल का आप सेट कर सकते हैं. ये एग्जाम के लिए जो स्टडी हमें करना होता है वो सिर्फ टेक्सचुअल स्टडी करके हमें नहीं चलेगा. जो भी कंसेप्ट आपको टेक्स्ट बुक में दी है वो कंसेप्ट वैसे क्यों है. समझो कि एक पर्टिकुलर जनरली फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो व्हाट इज न्यूटन ये हमें मालूम होना चाहिए. तो फोर्स का जो इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में तो स्टडी किया है. F इज इक्वल टू m इंटू a. तो मास तो जनरली किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर किया जाएगा. तो भी तो फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों लिखते हैं? तो ये जो न्यूटन है वो न्यूटन ही इक्विवेलेंट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको एग्जाम्पल देते वक्त फोर्स दिया जाएगा, फोर्स का मतलब बल, वी कैन से इन मराठी. तो ये बल दिया जाएगा, लेकिन बल देते वक्त वो न्यूटन जैसा यूनिट नहीं देंगे, वो यूनिट देते वक्त किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देंगे. यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. अरे फोर्स का तो यूनिट न्यूटन है, यहाँ पे देते वक्त ऐसा क्यों दिया है? तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि न्यूटन का ही मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कैसे आया किलोग्राम मीटर? ये बाय हार्ट करके नहीं चलेगा. ये कैसे आया? तो हमारे दिमाग में एग्जैक्टली आना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है. तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a. तो मास मीन्स वस्तुमान, वी कैन से, a मीन्स एक्सीलरेशन. तो ये इसका यूनिट क्या है? तो किलोग्राम है. जनरल किसी का वजन हम मेजर करते वो केजीज में करते, किलोग्राम नहीं तो ग्राम में करते. एक्सीलरेशन का मतलब इन मराठी इट इज त्वरण. तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये यूनिट कंबाइन करके ही हमारे फोर्स का यूनिट बन गया. तो ये सिंपल सी चीजें हैं. ये पहले से अगर हमें मालूम है तो ही हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं. और ये चीजों का स्टडी करना मीन्स ये एग्जाम की प्रिपरेशन करना. बुक में दिया है वो तो साइंटिस्ट ने जो थ्योरी की थी वो ही आपको डायरेक्टली दी, लेकिन वो कैसे आई? जैसे साइंटिस्ट विचार करते हैं, उनकी थॉट्स रहती अलग, वैसी ही थॉट्स हमें अभी
क्रिएट करनी है और वो थॉट क्रिएट करके हमें हमारा हायर स्टडीज करना है। 10th स्टैंडर्ड का स्टडी एक अलग पैटर्न था। 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए थे, मींस जो टेक्स्ट के नीचे एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपको स्वाध्याय करके दिए होते थे, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर्स में आते थे। आप उतने ही करते थे, ज्यादा से ज्यादा कुछ डाइजेस्ट परचेस किया, कुछ क्लासेस से नोट्स आपको मिलते थे, वो नोट्स की रीडिंग की और हमने 10th की एग्जाम दी। ऐसा पैटर्न 10th तक चलता है, लेकिन 11th-12th में वो नहीं चलता है। ऑलरेडी अगर आप सिलेबस की कंपैरिजन करेंगे तो सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का और 11th स्टैंडर्ड का भी कंपेयर करेंगे तो 2 टाइम्स है। तो हमारा स्टडी अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड तक हम बाय हार्ट करके एग्जाम्स दे सकते थे, लेकिन 11th-12th के लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअली हमें स्टडी करना है। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी आर्टिकल इज डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस आर्टिकल। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन नहीं स्टडी करेंगे तो फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं कि वो हमें नहीं पता होंगे। अगर हम आज यूनिट्स नहीं स्टडी करेंगे, आपका फर्स्ट चैप्टर ही फिजिक्स का है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, अगर आप यूनिट्स नहीं स्टडी करेंगे तो यूनिट से रिलेटेड जो बहुत सारे आगे वाले चैप्टर्स हैं कि जिसमें यूनिट आने ही वाला है, वो चैप्टर्स हम क्लियर नहीं कर सकते। 10th स्टैंडर्ड में आपने कार्बन का एक चैप्टर स्टडी किया था, शायद साइंस 1 में चैप्टर नंबर 9 था, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। तो ये कार्बन कंपाउंड्स क्या है? कार्बन कंपाउंड्स तैयार ही क्यों होते हैं, इसका बेसिक स्टडी करने के लिए हमारे पास वो जो पूरा टीचर ने जो कुछ एक्सप्लेन किया होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन का बाइफर्केशन करने जाएंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब फर्स्ट शेल तो उसका फुलफिल हो गया, सेकेंड शेल में फुलफिल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जनरल हमारी जो कंपाउंड स्टेबिलिटी की जो स्टेट है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस ऑर्बिट में, बैलेंस शेल में रहेंगे तो ही वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए एक तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन देना भी और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना भी इतना इजी नहीं होता है। मेरे पास 50,000 रुपीज है और मुझे 1 लाख का बिजनेस करना है, तो 50,000 मुझे किसी से लेने होंगे और एट द सेम टाइम आप मांगो किसी से 50,000, वो कोई आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा क्या? तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, हम शेयर करते हैं कि बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बिजनेस में जो भी हमें कुछ प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम 50-50% डिवाइड करके लेंगे। यही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। कार्बन सोचता है कि देना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इतना रिच पर्सन नहीं हूँ, श्रीमंत नहीं हूँ, और किसी से लेना भी पॉसिबल नहीं, उसका रिफंड करने के लिए अगर शायद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम ये शेयरिंग वाले कंसेप्ट यहाँ पे ली है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बंध कैसे तैयार होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री के स्टडी में ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी की है, 10th स्टैंडर्ड में स्टडी की है, उसका ही हमें आगे जाके स्टडी करना है। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें पहले 9th स्टैंडर्ड का साइंस का बुक पढ़ना है, 10th स्टैंडर्ड का साइंस का बुक पढ़ना है। तो आज मैं कौन सा चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये चैप्टर्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका 9th और 10th का बेसिक्स क्लियर होगा। तो अगर आपके 10th स्टैंडर्ड के बुक्स किसी को नहीं दिए होंगे तो 10th स्टैंडर्ड के बुक्स आज घर पे पूरे मन लगा के, दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि हर एक पार्ट उसमें से आपको अभी आने ही वाला है। टीचर्स पढ़ाते वक्त आपको सिर्फ कुछ रेफरेंस देंगे और वो रेफरेंस के हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना होगा। तो हमारे वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज आप अगर पॉसिबल है तो 9th और 10th स्टैंडर्ड के दोनों भी, ज्यादा नहीं है, 8, 9, 10 चैप्टर्स कुछ रहेंगे, वो आप रीड करो। अभी भी टाइम है आपके पास, अभी स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट हर रोज एक दो चैप्टर अगर क्लियर करते जाएंगे तो ये 2-4 दिन में या 1 वीक में हम हमारा पूरा 9th और 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जब हम 11th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टडी करना तो हमें वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क
हमारा 9th और 10th, अगर पॉसिबल हो सके तो 9th, नहीं तो 10th स्टैंडर्ड के तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक जो साइंस और मैथ्स के हैं वो केयरफुली रीड करो, साइंस का रीड करो और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आप अंडरस्टैंडिंग करने का ट्राई करो। और आपको आगे क्या बनना है वो आज ही आप डिसाइड करो और वो ही हिसाब से आपको प्रोसीड करना होगा। अगर हमारा गोल फिक्स है, एम फिक्स है हमारा, तो ही हम वो रास्ते से जा सकते हैं। कहाँ जाना है वो ही अगर हमें पता नहीं होगा तो रास्ता कैसे चुनेंगे? तो इसके लिए अभी हमारे पास टाइम है, आज कल 1-2 दिन में आप डिसाइड करो पहले कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, और वो हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आज की जनरेशन टेक्नो सेवी है, तो हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप्स है, पीसीज है, तो इसका नेट कनेक्शन है, तो ये नेट का प्रॉपर यूज करो। इंफॉर्मेशन बहुत है, लेने अगर जाएंगे तो इतना सारा है कि पूरा लाइफ अगर लेते रहेंगे तो भी कम पड़ेगा, लेकिन अगर लेना ही नहीं है, आज मेरा लेक्चर आया, मेरा टाइम आज समझो कि 12 बजे मैं लेक्चर देखने बैठूं, तो वो लेक्चर देखने के बाद मैंने क्या देखा उस पर कुछ विचार होना चाहिए। नहीं तो टीचर्स लेक्चर्स भेजते रहेंगे और आप वो सिर्फ जनरल देखते अगर जाएंगे, उस पे कुछ विचार नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका स्टडी नहीं प्रॉपरली करेंगे, तो आप कुछ प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आज से ही हमें स्टार्ट करना है, स्टडी स्ट्रेटेजी हमें तैयार करनी है। हम इतना घंटा पढ़ाई करेंगे, ऐसा पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा ये सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप तो क्लासेस में नहीं आ सकते, तो हम पहले जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो चैप्टर के वीडियोस आपको भेज देंगे। ये वीडियोस आप केयरफुली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स देखो। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट आप फिक्स करो कि मुझे ये करना है। वीडियोस में जो भी कुछ बताया है वो टेक्स्ट बुक से कंपेयर करो, आपके खुद के नोट्स बनाने का ट्राई करो। जब आप अपने खुद के नोट्स बनाने के लिए ट्राई करेंगे तो ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर वाइज पहले हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपको भेज देंगे और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लाइव सेशंस करेंगे। आपको जो भी कुछ क्वेरीज रहेंगे वो क्वेरीज आप टीचर से डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं। आज से ही अगर हम लाइव सेशंस में जाएंगे तो प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए अगर एक आध कंसेप्ट नहीं है, आप यहाँ उधर से अगर ढूंढ सकते हो। और दिस इज द मेथड ऑफ स्टडी कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं पहला ट्राई करूंगी। एक जनरल एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक्चुअली सरवाइव कैसे होते हैं। पानी में अगर कोई गिरता है, आजू बाजू में कोई रहेगा तो वो उनको बचाने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन अगर आजू बाजू में कोई रहेगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे स्विमिंग नहीं आता है करके हम हाथ पांव नहीं हिलाएंगे क्या? कुछ तो ट्राई करेंगे, हम हाथ पांव हिलाएंगे, बाजू पे जाने का ट्राई करेंगे और उसमें अगर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम बचेंगे, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। तो यही मेथोडोलॉजी है, हमें हर जगह पे स्ट्रगल करना है, सरवाइव के लिए स्ट्रगल करना है। वो ही स्ट्रेटेजी हम हमारे स्टडीज के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो ही इसके बाद का स्टडी होगा। 10th स्टैंडर्ड तक आपके टीचर्स आपको पढ़ा देते हैं, आज टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको क्वेरीज क्रिएट करना है और वो क्वेरीज टीचर से क्लियर करवा के लेना है। तो ये हमारी इसके बाद स्टडी मेथड रहेगी। और जो बच्चा कुछ क्वेरीज पूछता है इसका मतलब वो कुछ तो कर रहा है, ऐसे ही टीचर्स को समझ में आएगा। तो टीचर आपको और भी कुछ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और ये हेल्प के माध्यम से ये जो कोऑर्डिनेशन टीचर का और आपका होगा वो ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अगर आप नहीं, ये टीचर ने पढ़ाया नहीं, वो नहीं पढ़ाया, ऐसे तो सिलेबस की डेप्थ बहुत है, हर एक आर्टिकल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो आर्टिकल आपको दोबारा 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर देन 3-4 टाइम्स आपको रिवाइज करने हैं। 1 टाइम लेक्चर लेंगे, आप छोड़ देंगे, हम फ्री हो जाएंगे क्योंकि हमने हमारा पोर्शन क्लियर किया है, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पोर्शन अगर क्लियर हुआ है तो उसमें अगर कौन सा भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के अगर पूछा जाए तो हमें उसका आंसर आना ही चाहिए। तो आज से हम वीडियोस आपको सेंड करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट होने तक आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे जाएंगे और उसके बाद आपको
उसमें जो कुछ क्वेरीज हैं वो क्वेरीज के लिए लाइव सेशंस हम रखेंगे। तो वो लाइव सेशंस में आपका कोऑर्डिनेशन होगा। वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, वो टेस्ट से हमें पता चलेगा कि आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये टेस्ट का रिकॉर्ड आपके पेरेंट्स तक भी पहुंचाया जाएगा। पेरेंट्स ऑल्सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर किड्स सो दैट टीचर्स एंड पेरेंट्स स्टूडेंट्स तीनों का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से होगा तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि पहले पहले शुरुआती में नए नए हैं तो आया लेक्चर तो हम देखते हैं और आफ्टर 10 डेज 15 डेज हाँ आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। कल से तो हम डेली बेसिस पे 2-2 लेक्चर्स सेंड करेंगे, वो 2 लेक्चर का फीडबैक लेंगे, कुछ आपको वर्क दिया जाएगा, वो वर्क विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कंप्लीट एंड देन वी विल चेक दैट वर्क। ऐसे ही ये इसके बाद स्टडी प्रोसीजर रहेगी। तो पढ़ाई तो करना है, आप पहले महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के बुक्स परचेज करो और वो बुक्स रीड करने के लिए शुरुआत करो। जब आपके पास वीडियोस आएंगे तो वीडियोस देखते वक्त आपके पास आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट की नोटबुक होनी चाहिए। बोर्ड पे जो राइटअप है वो राइटअप आपके नोटबुक में होना चाहिए, तो ही आपको ये नोट्स निकालते वक्त काम आएगा। क्लासेस की तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका स्टडी पहले टेक्स्ट बुक का होना चाहिए और बाद में ये जो कुछ हेल्पिंग हैंड्स हैं उनका हेल्प लेके होना चाहिए। पढ़ाई करो, आज से ही शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट।